नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। पितृपुरुष का शताब्दी वर्ष बीजेपी मनाने वाली है। जी हां, बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी जानकारी दी है कि संगठन हमारी पूरी ताकत है और इसे मजबूत करने के लिए हमें हर मुमकिन प्रयास करना होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव भी हमारा एक कार्यक्रम रहा है। दरअसल साल 1998 से 2000 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और 6 साल तक पार्टी के महासचिव भी रहे। 15 अगस्त 1922 को बीजेपी के पितृपुरुष यानी कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के धार में उनका जन्म हुआ और 28 दिसंबर 2003 को उनका निधन हुआ। तो बीजेपी अपना संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ यदि कार्यक्रमों की हम बात करें तो जन्माष्टमी 2021 से जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व पार्टी मनाने वाली है। इसके साथ आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि संगठन की वजह से ही सत्ता आती है और सत्ता संगठन के कामों के विस्तार के लिए व्यापक रणनीति तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर एक पद्धति के तौर पर खड़ा किया, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये जो वर्ष है वो जन्म शताब्दी वर्ष है। इसलिए जन्म शताब्दी वर्ष की रणनीति योजना ये हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे, लेकिन ये वर्ष भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का वर्ष होगा और संगठन पर्व के वर्ष में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को समर्पित करते हुए अपने बूथ के सशक्तिकरण और कार्य विस्तार, जो मैंने कहा कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण, तो उस दिशा में ये जो वर्ष हम मनाएंगे वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर हम उसको आगामी वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलेंगे। उसकी तैयारी, व्यापक रणनीति क्या होगी वो आपके सामने जल्दी ही करेंगे। 30 तारीख को औपचारिक कार्यक्रम भोपाल के अंदर हर जिले में और प्रत्येक मंडल में और बूथ पर हम औपचारिक कार्यक्रम हमारा 30 तारीख को 30 अगस्त को जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा और व्यापक रणनीति उसकी हम आपके सामने रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के धार में पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म हुआ, जो कि साल 1998 से 2000 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें, कुल मिलाकर महासचिव के पद पर भी वो लंबे वक्त तक रहे। इसके साथ उन्होंने भाजपा को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां से पार्टी को आगे ले जाना भाजपाइयों के लिए चुनौती था, लेकिन उस चुनौती को भी पार पाते हुए पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से मंत्री से लेकर कार्यकर्ता सभी एक नई रणनीति के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसके लिए रोड मैप भी तैयार हो गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस रोड मैप में कांग्रेस की भी भूमिका रहेगी। कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए, साथ ही साथ विपक्ष के तौर पर लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ क्या रणनीति तैयार की गई है, इस पर मंथन करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके माध्यम से। वैसे तो लगातार देखा जाता है कि बीजेपी के एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है, चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। अब एक बार फिर कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष जो आने वाला है, इसे देखते हुए एक बड़ा पर्व मनाने वाली है बीजेपी, संगठन पर्व। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? कितनी मजबूती ये पर्व पार्टी को प्रदान करेगा? जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के गठन में और उसके विस्तार में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्होंने जिस ताकत के साथ भाजपा को, जिस ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को, जिस परिवार भाव से भाजपा के अंदर काम का एक प्रकार से जो संचालन किया था, निश्चित रूप से सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल भाजपा ही, उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि यदि संगठन की संरचना और उसकी सक्रियता का कोई मंत्र कहीं से मिल सकता है तो वो व्यक्ति है कुशाभाऊ ठाकरे। मैंने स्वयं उनको देखा है, लंबे समय तक मैं उनसे मुलाकात में रहा हूं, कई बार मेरी मुलाकात हुई है उनसे। वो कार्यकर्ता को किस प्रकार जोड़ते थे उसका एक छोटा सा लाइन मैं आपको बताता हूं कि किसी कार्यकर्ता की शिकायत कर दी गई, वो कहा कि साहब ये कार्यकर्ता अमुक अमुक दोष का भागी है, तो उन्होंने उस कार्यकर्ता को खत्म करके घर भेजने की बजाय
जहां उसको वो प्रवृत्ति को बढ़ाने का अवसर नहीं मिलेगा, वहां उसका काम लेना चालू कर दिया जी। तो कई बार क्या होता है, छोटे मोटे गलतियां, छोटे मोटे दोष जो हैं वो कार्यकर्ता का जीवन खराब कर देते हैं। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे के अंदर ये सोच थी, ये विचार था कि जो कार्यकर्ता यदि गलती करता है तो गलती का पनिशमेंट ये नहीं होना चाहिए कि उसका कैरियर खत्म कर दिया जाए, जो आज के चलन में है। तो ये कार्यकर्ता, उस समय अभाव भी होता था कार्यकर्ताओं का, तब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाती थी। अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सक्रियता से काम कर रही है वर्तमान परिस्थितियों में, जब से बीडी शर्मा अध्यक्ष बने हैं, तो संगठन का स्वरूप और संगठन की शक्ति एक बार फिर दिखाई दे रही है जी। अच्छा, इसमें ये बिना टकराट के दिखाई दे रही। आमतौर पर जब कोई अध्यक्ष पहले थे, कोई भी अध्यक्ष का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, वो जब भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ाता था तो ये माना जाता था कि सरकार को चुनौती दे रहा है, ये मुख्यमंत्री बनने की लालसा रख रहा है। जी। लेकिन शिवराज जब से जो है बीडी शर्मा अध्यक्ष बने हैं, तब से उनकी एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन एक दिन भी ये चर्चा नहीं होती कि वो सहमास का खेल खेलने के लिए एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, वो संगठन की सक्रियता के लिए। चलिए, बिल्कुल सर, संगठन की सक्रियता के लिए उनके लगातार प्रयास हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। और जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। जितेंद्र मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका India 24 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, यदि बीजेपी की हम बात कर लें तो कहा यह जा रहा है कि पार्टी को और मजबूती, सत्ता संगठन को मजबूती प्रदान करना है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाली है संगठन पर्व। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? नहीं, देखिए, अभी मैं बीडी शर्मा जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे साहब का है। सुरेश शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक योगदान कुशाभाऊ ठाकरे जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं, वो इनकी जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमें तो प्रसन्नता की बात है, अगर किसी कोई अच्छे व्यक्ति की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित उसका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी उनके आदर्शों पर चले, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यही जिनके बयान अभी आपने सुना है, ये सब लोग कहते रहे कि 70 साल में विकास नहीं हुआ, तो ये अटल जी की सरकार को भी नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि आपने भी देखा, आपके चैनल पर भी कई बार बोला कि 70 सालों में इस देश में विकास नहीं हुआ, तो इसमें तो अटल जी की सरकार भी आती है। तो क्या आप अटल जी को भी उतना ही मानते हैं जितना आप बयानों में दर्शाते हैं? तो मेरा ये कहना है कि उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलना भी आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कर्तव्य है। सुरेश शर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि आज के दौर में वो चीजें नहीं होती हैं जो उस समय हुआ करती थी। तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके संस्कारों पर, उनके सिद्धांतों पर यदि आप चले तो हमें भी प्रसन्नता होगी और सारे लोगों को प्रसन्नता होगी। लेकिन सिर्फ जन्म शताब्दी मनाए जाने के लिए अगर कोई उत्सव किया जाए और उनके सिद्धांतों को, उनके संस्कार को अनदेखा किया जाए तो सिर्फ इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। चलिए, बिल्कुल सर। सुरेश शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है सर कि संगठन पर्व तो मनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन एक वही पितृपुरुष जिनकी सादगी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता था कि लोगों से मुलाकात करने के लिए साइकिल से वो साइकिल से निकल जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। तो एक बड़ा नेता, एक आदर्श पुरुष जो कि लोगों से मुलाकात कर रहा है, वो भी इतना जमीनी स्तर पर रहने के बाद वर्तमान दौर के जननेताओं को आखिर कितनी सीख दे रहे हैं वो? देखिए, ये संसाधनों पर निर्भर करता है, और यदि आपके पास संसाधन है तो आप उसका उपयोग अपनी गति को बढ़ाने के लिए और अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब कोई ये टिप्पणी करता है कि कमलनाथ हेलीकॉप्टर से चलते हैं और शिवराज जो है वो साइकिल पर पेट्रोल के नाम पर चलते हैं, तो मेरे जहन में ये बात आती है कि कमलनाथ जी की क्षमता है, उनके पास संसाधन है, तो वो उनका उपयोग करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्टिविटी बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रम करेंगे। और यदि आज के दौर में कोई साइकिल से चलने लग जाएगा तो आप एक कार्यक्रम करोगे महीने भर में, दूसरा कर ही नहीं पाओगे, या करोगे तो जो है एक शहर में ही करोगे। तो ये संसाधनों का और गतिशीलता का विषय है। इसलिए वो एक आदर्श हो सकते हैं कि वो मितव्ययिता का रखते थे। यदि मैं आपसे आग्रह करूं कि आप यदि ऐसा पुनः किसी के साथ उदाहरण दें तो उनके वस्त्रों के संबंध में दीजिए। वो 2 जोड़ी कुर्ते रखते थे, 2 जोड़ी धोती रखते थे, रात में धो के सुखा देते थे जी।
सुबह बिना प्रेस की पहनते थे, वो मैंने देखा है उनको। उनको यदि आप प्रेस करा हुआ दे देते थे तो वो कहते थे अरे क्या टाइम खराब करा, इतने में तो मैं 4 लोगों से बात कर लूंगा। क्योंकि उस समय यही रिक्वायरमेंट थी। उस समय कार्यकर्ता जो जनसंघ विचारधारा के थे उसके अतिरिक्त लोगों को जोड़ने में परेशानी होती थी। वो तो राजमाता सिंधिया जी के आने के बाद और सुंदरलाल पटवा की पदयात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक शक्ति आई, और उस शक्ति का परिणाम है कि इतने युवा कार्यकर्ता, इतने युवा नेता जिनके नाम आप गिनाइए, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में यदि मैं दृष्टि डालता हूं तो बड़ी संख्या में लोग हैं और सक्रिय लोग हैं। तो ये सब कुशाभाऊ ठाकरे जी के समय में तैयार किए हुए लोग हैं। उनने जिनको तैयार किया था उनने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। ये इसलिए जो है कुशाभाऊ ठाकरे निश्चित रूप से कि भाजपा के पितृ पुरुष है, लेकिन मैं इस बात से पूर्ण सहमति देता हूं कि आदर्श राजनीति से गायब हो रहे हैं। यदि हम आदर्शों की तरफ लौटने की कोशिश, क्योंकि राजनीति व्यवसाय नहीं हो सकता। जैसे हम लोगों को बार बार ये कहा जा सकता है कि पत्रकारिता कोई रोजगार नहीं है, इसी प्रकार से राजनीति रोजगार नहीं है। राजनीति जन सेवा का माध्यम है, पैसे बटोरने का वो कारखाना नहीं है ये। परंतु देखने में ये आ रहा है कि पत्रकारिता में भी लोग जो है धनाढ्य और मठाधीश बन गए, और इसी प्रकार से राजनीति में भी पार्षद बनने के बाद साइकिल से सीधे स्कॉर्पियो में आते हैं। तो ये जो बिल्कुल, लेकिन सर साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा पूरे बदलते दौर का खामियाजा आम जनता ने नहीं भुगता है? एक व्यक्ति साइकिल से आपके पास आता था और अब जाकर वो स्कॉर्पियो से आ रहा है, लेकिन वही व्यक्ति, वही वोटर जो कि वोट आपको देता था, वो आज के दौर में वही है। नहीं, वोटर को वहां मतदान केंद्र तक जाने के लिए कार की आवश्यकता नहीं रहती, बहुत लोग कार से जाते हैं, ये तुलना नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से साइकिल से स्कॉर्पियो पर आते हो, ये तरीका गलत है। ये राजनीति में इतना शॉर्टकट तरीके से पैसे वाला बन सकता है। हम चाहे अडानी अंबानी की बातें करें, लेकिन उनके यहाँ हजारों लाखों लोग काम करते हैं और उनको सैलरी देने के बाद जो है, राजनीति में तो एक आदमी पार्षद बन गया, 4 लोग उसके साथ काम नहीं करते। मैं आपके सामने मिश्रा जी के सामने कह रहा हूँ, वो अन्यथा न ले प्लीज। भाई पीसी शर्मा जी के कितने कारखाने चल रहे हैं, फिर ये इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? तो ये राजनीति जो है ये इतना अच्छा, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा में नहीं है, भाजपा में भी अनेकों लोग हैं। तो ऐसे लोगों के पास संसाधन जो आ गए हैं, इनको कुशाभाऊ ठाकरे से सीख लेना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जिस आदमी के अंतिम समय में भी उनके पास संसाधनों का अभाव था, जबकि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। मैं आप यदि अवसर होगा तो मैं अन्य कुछ बातें जो मेरे जहन में है मैं आपको बताऊंगा। जी चलिए सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। और हमारे साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। मैम बहुत स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम संगठन पर्व बीजेपी मनाने वाली है, जन्माष्टमी 2021 से 2022 तक रहेगा, लेकिन मैं समझना चाहूंगा सत्ता और संगठन को आखिर कैसे मजबूती प्रदान करेगा ये पर्व? भैया ऐसा है कि हम लोग वैसे भी संगठन के बहुत कार्यकर्ता वो हैं जो हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिसको बोला जाए कि संगठन हमारा पहले हमारी मातृभाषा मतलब मातृ है, माँ है हमारी, उसके बाद बीजेपी ने जन्म लिया। तो हम उसके लिए एक समर्पण के साथ काम करते हैं। संगठन हमारा सब कुछ है, उसके कारण हम लोग आगे चलते। तो ये हम पूरा वर्ष भर मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पितृ पुरुष हैं कुशाभाऊ जी, जिन्होंने हम सबको तैयार करा है कार्यकर्ताओं में, जो एक कार्यकर्ता की क्या क्या गुण होने चाहिए उसको लेकर उन्होंने जो हमारे साथ इतने वर्षों तक उन्होंने हमारे को सींचा, रोपा, तैयार करा, बड़ा होने दिया, उसके कारण हम लोग आज जो एक संगठन, इतना विशाल संगठन खड़ा हो गया है, ये सब उन लोगों की है और ये उनकी तपस्या का फल है कि आज जो उन्होंने बीज रोपा था वो वट वृक्ष की तरह तैयार होकर खड़ा हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उनकी हमारे पर एक कृपा रही है कि जो हमारे इतने पितृ पुरुष हैं जिन्होंने इतनी सादगी से अपने कर्मों से हमको सिखाया कि क्या हो सकता है पार्टी का कार्यकर्ता, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, चुपचाप रह के काम करना। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वाहा कर दिया और तभी उनके प्रताप के कारण हमारा इतना बड़ा संगठन तैयार बिल्कुल हुआ। लेकिन मैडम उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए आखिर बीजेपी ने क्या रणनीति अख्तियार की है, मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगा। लेकिन इस बीच मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मिश्रा जी, सुरेश शर्मा जी को आपने सुना होगा, उन्होंने आदर्शों की बात की थी, साथ ही साथ सरलता की बात की थी। मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या आज के दौर में ऐसे जननेता हैं जो इतना आसानी से जनता से मुलाकात करते हैं, और क्या उस दौर के आदर्श थे, क्या वो आज की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली चीज तो दिव्या जी के सवालों का जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि दिव्या जी के भारतीय जनता पार्टी के चित्त पुरुष थे, वो निश्चित तौर पर वो सारी बातें करेंगी। मगर सुरेश शर्मा जी जरूर यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात की है कि जो उन आदर्शों को लेकर के राजनीतिक दलों की शुरुआत हुई थी, आज ये कहाँ पर खड़े हैं। बात गांधी जी की जाए, जिसे सारा देश राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करता है, शास्त्री जी भी दो कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, आपने देखा। आपने, मुझे याद आ रहा है एक बार शंकर दयाल जी शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, जब मैं उनसे मिलने गया था जी, तो बाहर बैठे हुए बंडी में बटन टाक रहे थे। ये उच्च आदर्श थे। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं राजनीतिक दल के चश्मे से भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पुरुष निश्चित तौर पर उन्हें उनकी जन्म शताब्दी मनाने का अधिकार है। पीसी शर्मा जी की संपत्ति के अलावा बहुत सारे लोगों का जिक्र किया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की संपत्ति भी देखें आप, तो ये कौन से सिद्धांतों पर चल रहे हैं, और ये जन्म शताब्दी मनाने से क्या फायदा होगा, और इन्होंने कौन से ऐसे संस्कारों पर चल करके कुशाभाऊ ठाकरे जी के अपनी स्थापना कर ली है और उन पर रास्ते बना लिए, जिसको लेकर के आज गर्व महसूस हो। बल्कि मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ जी ठाकरे साहब का नेतृत्व और उनकी जीवन शैली, और आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इनकी जीवन शैली पर आप विचार करेंगे, आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं कुशाभाऊ ठाकरे की विचारधारा पर काम नहीं कर रहे ये लोग। एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो साइकिल पर चलता था, कैसे आज बड़ी गाड़ी पे चल रहा है, कहां से पैसा आया, ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। और बात करने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जी है। आप याद कीजिए दीनदयाल उपाध्याय जी को, भी बात करते हैं, उनका भी एक विधान एक संविधान, उन्होंने नारा दिया था, बहुत बढ़िया नारा दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में 2 झंडों के नीचे सरकार बना रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी अलगाववादियों के साथ सरकार बना रही थी, पत्थरबाजों के केस माफ कर रही थी। ये किसके सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं? ये काबुल कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने गए थे। ये हमारा इतिहास है। लेकिन सर, बीजेपी के द्वारा जो पत्थरबाजों की बात आपने कही है, तो माहौल वहां का ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा बीजेपी का मानना है। ऐसे क्या हमारा? जी जितेंद्र जी, बात रखें पूरी आप। अब मेरा ये कहना है कि हमने गोली खाई है, हमने आजादी की लड़ाई में हमने कभी इस तरह के ताकतों के साथ समझौता नहीं किया। आज हमारी सरकार के मंत्री अगर आतंकवादियों को छोड़ने उनके घर जा रहे हैं, उनको अटैचियों भर के जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने महापुरुषों के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे विश्वासघात कर रहे हैं। मैंने अटल जी का जिक्र किया, अटल जी के सिद्धांतों पर चली क्या भारतीय जनता पार्टी? मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं मंत्रियों से कि इतना करो कि लोग न देख पाए, जीवन शैली में इतनी ज्यादा वो मतलब कि आप सब पहचानने लगे कि कल आपकी स्थिति क्या थी, आज आपकी स्थिति क्या है। उन्होंने कैबिनेट के मंत्रियों से कहा था कि इतना करो कि देख न पाए लोग, छिपा के करो, जो भी करो। तो मेरा कहने का मतलब, मुख्यमंत्री जी स्वयं पाव वाले भैया के नाम से जाने जाते थे जी। आज उनके क्या स्थिति नहीं है, विदिशा से लेकर दिल्ली तक क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सामने आ चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि जन सेवा, सुरेश शर्मा जी ने सही कहा कि जन सेवा रोजगार नहीं हो सकता, राजनीति व्यवसाय नहीं हो सकता, लेकिन आज लोगों ने व्यवसाय बना दिया। चलिए ठीक है सर, बड़े आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं। डॉक्टर दिव्या जी के पास मैं आना चाहूंगा। दिव्या जी, मिश्रा जी के सवालों का जवाब तो जरूर दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए, जो कोशिश अब की जा रही है पर्व के माध्यम से, संगठन के माध्यम से सत्ता संगठन के बीच समन्वय बनाने की, और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश इसका मॉडल बनेगा। बूथ की मैं बात करना चाहूंगा, बीजेपी बूथ को लेकर हमेशा एक्टिव रहती है। आगामी चुनावों को देखते हुए बूथ को लेकर और क्या रणनीति रहेगी? हम लोग बूथ पर हमेशा बहुत स्ट्रांग रहे हैं, और हमारा बूथ ही हमेशा हमारी, जैसे कहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी रहा है। इसलिए उस चीज को लेकर हमारी कोई, आप जो एक शब्द यूज कर रहे हैं सुनील भैया, जिसमें आपने कहा है कि हमारी एक रणनीति बन रही है संगठन और सत्ता के बीच में समन्वय की। हम हाथ में हाथ मिला के ही चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ आज भी संगठन और सत्ता का स्वर एक ही स्वर रहता है, कहीं कहीं कोई अलग अलग स्वर में कोई चर्चा नहीं होती। दोनों मिलके ही काम करते होते हैं, दोनों हाथ मिलके ही काम करते हैं। गाड़ी के 2 पहिए, एक आगे एक पीछे, एक पैर आगे एक पीछे, हमेशा एक साथ रहे हैं। तो आप इस बात को तो पहले ध्यान रखिए। दूसरी बात कि हमारा बूथ हमारी रीढ़ की हड्डी है, बूथ ही से हम आगे काम करते हैं, और रणनीति हमारी तैयार है, हमेशा तैयार रहती है।
और उसी को लेकर हम लोग आगे हमेशा चलते हैं। तीसरी बात, जो ये मेरे विरोधी भाई साहब जो है वो बोल रहे थे लगातार उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिनके घर कांच के हों, कृपया वो दूसरों पे पत्थर डालना बंद करें। मैं अगर आपका चरित्र चित्रण और चरित्र हनन अगर करना शुरू करें और ऊपर से लेकर नीचे तक, और कहां से किसने कितना भ्रष्टाचार करा और किसने कितनी सत्ता भोगी और किस तरह से अपना धन अपने पास इकट्ठा करा, वो आपकी चाहे जवाई राजा हो, चाहे बहन जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे उनके नाना जी हो, सब लोगों के पास जो एक सत्ता का भंडार लगा हुआ है, जो पैसे का भंडार लगा हुआ है, उसके बारे में कौन बात करेगा भाई? आपको आरोप लगाने में बहुत आपकी लगातार ताकत चल रही है। आपको सत्ता से विमुख करा क्यों गया है? क्या आप भूल गए हैं? परेशान हो गया था देश, क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं करा। देश को नोच के बेच खाए आप लोग। उसके बावजूद आपको ये बात का आभास नहीं हो रहा है कि क्या कर दिया है कांग्रेस ने, और फिर भी आत्मचिंतन करने को राजी नहीं है आप, और फिर भी उंगली उठा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं। कहाँ से आपकी और किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? कौन से संस्कार थे आपके? मुझे बहुत शर्म आएगी अगर मैं कुछ बहुत नीचे स्तर की बात करूं और संस्कारों की बात करने का, तो आप लोगों को चलिए ठीक है मैडम, लेकिन अब ये सोचना होगा कि आदर्श तो तमाम बड़े बड़े सामने रखे गए हैं, भले ही वो बीजेपी के आदर्श हो या कांग्रेस के आदर्श हो, लेकिन सवाल यह है कि उन आदर्शों पर आखिर चल कौन रहा है। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात यहाँ पर सर एक निकलकर सामने ये आई है कि जो आदर्श हमने रखे हैं, जो आदर्श जिन पर हमें चलना है, भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन क्या वर्तमान दौर में आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टी के क्या जननेता जनप्रतिनिधि उन आदर्शों पर चल रहे हैं? ये तो सवाल इसलिए नहीं बनता कि ये सब कोई, सबको तो सब साफ दिखाई दे रहा है कि कौन जो है वो भ्रष्टाचार को गटक लेता है, कौन भ्रष्टाचार को उगल देता है, कौन भ्रष्टाचार की उल्टियां कर रहा है। ये सब समझ में आता है, सबको दिख रहा है। मैंने 30 बरस की पत्रकारिता में ये देखा है मैंने कि जो लोग जमीन पर हुआ करते थे वो इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि उनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। जो कभी थोड़े थोड़े रुपया उधार मांगा करते थे वो आज जो है धन्ना सेठ बन गए हैं। राजनीति तो मैंने पहले भी कहा, राजनीति में तो एक प्रकार का अवसर है। मेरे को तो पता नहीं कितने लोगों की इतिहास कहानी याद है, और वो कांग्रेस भाजपा और अन्य दलों में सभी लोगों की जो है बायोग्राफी सब मालूम है, परंतु ये कोई उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो महापुरुष बनने की स्थिति तक राजनेता पहुंचता है उनके अपने आदर्श होते हैं, उनके अपने सिद्धांत होते हैं, वो उसके दायरे से बाहर नहीं निकलते। उनकी भाषा शैली में विनम्रता होती है, उनके काम करने के तौर तरीके में जनहित होता है, उनके संवाद करने के मामले में, संवाद में जनता की बात कर रहा हूँ, जनता से संवाद करने में अपनापन होता है। वो महापुरुष बनते हैं जो दिन भर गालियां निकालेंगे और जो ही ये करेंगे। मैं बिल्कुल राहुल गांधी जी की आलोचना नहीं करता या नरेंद्र मोदी की प्रशंसा नहीं करता। आज मैंने सुबह ट्वीट किया तो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी सवेरे उठते हैं तो भाजपा का नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस से अपनी बात शुरू क्यों नहीं करते? स्थितियां ये राजनीति में हो गई है कि नेगेटिविटी के दम पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जो है भाजपा में भी अनेकों ऐसे नेता हैं कि जो राहुल गांधी के बारे में टिप्पणियां करते हैं। अरे भाई अपनी पार्टी की टिप्पणी करो, अपने पार्टी के काम बताओ, आपकी उपलब्धियां बताइए। बिल्कुल। ऐसा करने की बजाय लोग ये राजनीति का एक स्वरूप बदल गया है। हम अपने काम बता करके और जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। देश आज मैं बड़ी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, देश आज फिर जातिवादी राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है। मध्य प्रदेश वंचित था लेकिन फिर हो रहा है। आने वाले समय में यदि हम जातिवादी राजनीति को एक दूसरे के सामने खड़ी करके बात करेंगे, आप एक दूसरे की पूरक बना के बात करिए। जातियां समाप्त नहीं की जा सकती। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो मेरा बेटा ब्राह्मण कुल में ही पैदा होगा, आप उसको अन्य समुदाय में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ऐसे तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आने वाले वक्त में उठेंगी। वक्त की मेरे पास कमी और एक अंतिम रिएक्शन, मुझे अंतिम प्रतिक्रिया जितेंद्र मिश्रा जी से लेनी होगी। जितेंद्र जी, आरोप तो खैर बीजेपी के द्वारा भी लगाए गए, कांग्रेस के द्वारा भी लगाए गए हैं, लेकिन ये बताने का प्रयास करिए कि आखिर आज के दौर में जननेताओं को क्या चाहिए, कैसे वो आदर्शों के जो रास्ते हैं उस पर चल सके, भले ही वो अटल जी की बात करें, गांधी जी की बात करें या शास्त्री जी की बात करें। इस तरीके के आरोप राजनीति में लगाए जाते हैं क्या? अरे आप अपने दल में झांकिए, पहले आप लग रहा है यहाँ पर संपर्क मेरा
जितेंद्र जी से टूट गया है। तो आपको बता दें कि यदि बात करें प्रभारी मंत्रियों की तो कहा यह जा रहा है कि बस मुलाकात, सत्कार और सेवा की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संगठन और सत्ता मजबूत कैसे होगी। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो मेल मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा है, सत्ता के साथ संगठन को मजबूत बनाना है। लेकिन इसके दूसरी ओर यदि हम देखते हैं तो कई ऐसे आदर्श हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना है, उन आदर्शों के पदचिन्हों पर चलना है। अटल जी की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि आखिर बीजेपी उनके पदचिन्हों पर कितना चली है। कांग्रेस की बात की जाए तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आखिर कांग्रेस के ऐसे कितने नेता हैं जो कि आदर्शों पर चले हैं, उनके रास्तों पर चले हैं, जनता से कितना मिले हैं। लेकिन देखने वाली बात अब यह होगी कि आखिर पितृ पुरुष के सहारे एक बार फिर बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे को देखते हुए उन्हें लेकर एक बड़ा संगठन पर्व मनाने वाली है। आखिर इस संगठन पर्व की रणनीति जमीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वित होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ INB स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।